अमूमन ना, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल सटीक होगा, मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट। एग्जैक्टली जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में एक साफ सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत बता देता है कि दिक्कत कहाँ है। सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। इंसान की फितरत भी यही है कि वो चीजों को साफ साफ देखना पसंद करता है। हाँ, मतलब हम चीजों को अलग अलग खानों में बांटना पसंद करते हैं ना। बिल्कुल, ये हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक चाहत है। हम बाइनरी में सोचना पसंद करते हैं, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, या तो कोई चीज सही है या गलत है। ये स्पष्टता हमें एक तरह का सुकून देती है। सही बात है। लेकिन जब हम अपने समाज, हमारी न्याय व्यवस्था या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बहुत सही कहा। वहां कुछ भी इतना स्पष्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जो बहुत धुंधला है। और अगर आज के समय में कोई पानी सबसे ज्यादा धुंधला है तो वो ये सवाल है कि हमारे लोकतंत्र के रेफरी, मतलब चुनाव आयोग को कौन चुनेगा। सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच का जो पूरा घटनाक्रम है। हाँ, आज की इस गहन चर्चा का विषय यही सब है। हमारे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, अदालती फैसले हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और इसका बड़ा असर क्या है। बिल्कुल। हम आज इन 10 अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चुनाव आयोग वाली बात से ही शुरू करते हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक बहुत अहम फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति करेगी। और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई शामिल होंगे। संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत होंगे। लेकिन 7 दशकों तक ऐसा कोई कानून बना ही नहीं, राइट? एग्जैक्टली 7 दशकों तक एक वैक्यूम था। अदालत का नजरिया था कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को कार्यपालिका यानी सत्ताधारी सरकार के पूर्ण प्रभाव से स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस शून्य को भरने के लिए सीजेआई को उस समिति में रखा। पर कहानी यह नहीं रुकती ना। 2023 के अंत में संसद एक नया अधिनियम लेकर आती है और इस नए कानून ने उस चयन समिति से सीजेआई को हटा दिया। हाँ, और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को ला दिया गया। बिल्कुल। और जब इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि क्या अदालत की पिछली टिप्पणियां केवल तब तक के लिए थीं जब तक कानून नहीं बन जाता। दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया का तर्क है कि इस नए कानून से अभी भी चयन प्रक्रिया पर कार्यपालिका का ही नियंत्रण बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही जटिल बहस है। हाँ, मतलब सवाल यह है कि अगर किसी खेल में रेफरी ने एक अस्थायी नियम बनाया हो तो क्या जब खेल का स्थायी नियम लिखा जाए तो उसे उस अस्थायी नियम की नकल करनी चाहिए? ये शक्तियों के पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक क्लासिक उदाहरण है। एक तरफ संसद का ये विशेषाधिकार है कि वो कानून बनाए। अदालत ये नहीं कह सकती कि कानून का ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए। हाँ, सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तर्क है कि क्या संसद का नया कानून अदालत द्वारा स्थापित स्वतंत्रता के उस मूल सिद्धांत को कमजोर करता है। क्योंकि अगर 3 लोगों की समिति में प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री हैं तो बहुमत तो हमेशा सरकार के पास ही रहेगा ना। राइट, 2 वोट तो सरकार के ही हो गए। बिल्कुल। तो ये बहस इस बात पे है कि संस्थागत आजादी केवल कागज पर होनी चाहिए या व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। और न्याय की ये बहस ना सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाओं तक सीमित नहीं है। अगर हम लोकतंत्र के सबसे ऊंचे रेफरी से ध्यान हटाकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग की तरफ देखें तो वहां भी न्याय की परिभाषा लगातार बदल रही है। आप एसिड अटैक वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी RPWD एक्ट के तहत एसिड अटैक विक्टिम की परिभाषा का दायरा बढ़ाया है। ये शाहीन मलिक की याचिका वाला मामला है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक ऐसी खामी को दूर किया जो सालों से चली आ रही थी। और उस खामी के पीछे का कारण हमारी वो पुरानी सोच थी जो सिर्फ उसी चोट को मानती है जो आंखों से देखी जा सके। मतलब पहले कानून में केवल बाहरी विकृति को ही डिसेबिलिटी माना जाता था। बाहरी विकृति मतलब डिस्फिगरमेंट। हाँ, यानी अतः किसी पर तेजाब फेंका गया है और उसके चेहरे या शरीर पर निशान दिख रहे हैं, तभी उसे कानूनी तौर पर एसिड अटैक सर्वाइवर माना जाता था।
ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी किताब को सिर्फ उसके बाहरी कवर से आंकना, जबकि अंदर के पन्ने पूरी तरह जल चुके हों। बहुत सटीक उपमा है। देखिए, जब किसी इंसान को जबरन एसिड पिलाया जाता है तो उसके आंतरिक अंग जैसे ग्रासनली और पेट पूरी तरह जल जाते हैं। बाहर से शायद आपको कोई निशान ना दिखे, लेकिन अंदर सब खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल। वो इंसान जीवन भर सामान्य रूप से खाने, निगलने या सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। अदालत ने अब स्पष्ट किया है कि इन आंतरिक चोटों को भी एसिड अटैक की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक कागजी बदलाव तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो डेटा है हमारे पास वो बताता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में 198 और पश्चिम बंगाल में 160 ऐसे मामले अभी भी लंबित हैं, बैकलॉग में हैं। इन लोगों के लिए इस बदलाव के क्या मायने हैं? इसके मायने उनके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। RPWD एक्ट के तहत विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलना राज्य से मिलने वाले मुआवजे, मुफ्त सर्जरी और मेडिकल मदद का एक दरवाजा है। ओह, मतलब इसके बिना उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी? नहीं, इसके बिना वे लोग सरकारी सिस्टम की नज़रों में अदृश्य थे। ये फैसला समानता के अधिकार, मतलब आर्टिकल 14 को उसकी वास्तविक भावना में लागू करता है। कमाल है। और इसी अदृश्यता और सिस्टम की कमियों से जुड़ा एक और मामला भी है, जो महिलाओं के शारीरिक और प्रजनन अधिकारों से जुड़ा है। मेडिकल ऑटोनॉमी वाला केस। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने RML अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को हाल ही में बहुत कड़ी फटकार लगाई है। मामला एक 29 वर्षीय महिला का है, जिनकी 27 सप्ताह की गर्भावस्था थी और स्कैन में भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं पाई गई थीं। बिल्कुल। अब हमारा कानून यानी MTP एक्ट आमतौर पर 24 सप्ताह तक ही गर्भपात की अनुमति देता है। पर कानून में एक स्पष्ट अपवाद भी तो है। हाँ, वही। अगर भ्रूण में ऐसी गंभीर असामान्यता है जो आगे चलकर बच्चे के जीवित रहने की संभावना को खत्म कर दे, या मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को भारी खतरा हो, तो मेडिकल बोर्ड की सलाह से 24 सप्ताह की यह सीमा लागू नहीं होती। राइट। और इस विशेष मामले में भ्रूण का विकास बुरी तरह रुक गया था और रक्त प्रवाह भी बाधित था। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी रही है कि प्रजनन स्वायत्तता को उच्च दर्जे पर रखा जाना चाहिए। तो एक मिनट, अगर कानून में स्पष्ट अपवाद मौजूद है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी साफ इशारा कर रही हैं, तो मेडिकल बोर्ड फैसले लेने से क्यों कतरा रहा है? वे अदालत के दखल का इंतजार क्यों कर रहे थे? इसे मेडिकल जगत में ना डिफेंसिव मेडिसिन कहा जाता है। डिफेंसिव मेडिसिन? हाँ, कई बार संस्थाएं किसी भी तरह के कानूनी या नैतिक पछड़े से बचने के लिए निर्णय लेने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती हैं। उन्हें लगता है कि 24 सप्ताह के बाद अनुमति देने पर भविष्य में कोई विवाद न खड़ा हो जाए। मतलब अपनी गर्दन बचाने की कोशिश? एक तरह से हाँ, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि एक मेडिकल बोर्ड का ये अज्ञात डर एक महिला के शरीर पर उसके अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो सिस्टम के भीतर डर और जिम्मेदारी से बचने का सीधा संकेत है। कानून बन जाते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने वाले लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। बिल्कुल। खैर, जब हम न्याय, कानूनी अधिकारों और इन संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारे समाज की जमीनी हकीकत क्या है। NCRB की नई रिपोर्ट? हाँ, हालिया NCRB क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। और इसके आंकड़े बहुत ही कंफ्यूजिंग तस्वीर पेश करते हैं। कुल अपराधों ने 6% की गिरावट दर्ज की गई है, मतलब लगभग 58,85,000 मामले, जो कि पहली नजर में एक बहुत सकारात्मक खबर लगती है। लेकिन जब हम परतों को हटाते हैं तो कहानी कुछ और है। साइबर अपराधों में लगभग 18% का भारी उछाल आया है। ये 1 लाख से ज्यादा मामलों को पार कर गया है। आर्थिक अपराध भी बढ़ रहे हैं। और दिल्ली के चौंकाने वाले आंकड़े देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 13,396 हैं। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। और सबसे चिंताजनक है किशोरों, मतलब जुवेनाइल्स द्वारा किए गए अपराधों की दर, जो कि दिल्ली में 41.6% है। बहुत ज्यादा है ये। और पूरे देश में लगभग 98,375 बच्चों के लापता होने का तथ्य भी है। तो मेरा सवाल ये है कि आंकड़े कह रहे हैं कि कुल अपराध घटे हैं, लेकिन साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या अपराध कम हो रहे हैं या अपराधियों ने सड़क से हटकर हमारे स्मार्टफोन के अंदर अपना ठिकाना बना लिया है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अपराध खत्म नहीं हो रहा है, वो बस इवॉल्व हो रहा है, अपना रूप बदल रहा है। देखिए, अगर आप एक अपराधी के नजरिया से सोचें तो सड़क पर किसी का फोन छीनने में बहुत जोखिम है। पुलिस का डर, पकड़े जाने पर पब्लिक से पिटने का डर, बिल्कुल फिजिकल रिस्क है। लेकिन एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी दूसरे शहर या देश में बैठकर हजारों लोगों के साथ फ्रॉड करना बहुत आसान और कम जोखिम भरा है। यही वजह है कि साइबर और आर्थिक अपराध
इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये जो किशोरों के अपराध की दर है, ये तो एक बहुत गहरा सामाजिक संकट दिखाती है। हाँ, ये दिखाता है कि शहरीकरण का दबाव और सोशल मीडिया ने युवाओं को किस तरह भटका दिया है। ये सच में परेशान करने वाला है। लेकिन खतरे सिर्फ हमारे स्मार्टफोन या हमारे शहरों की सड़कों पर ही नहीं है। अगर हम आंतरिक सुरक्षा से बाहर निकलकर देश की बाहरी सुरक्षा पर नजर डालें, तो वहां भी चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें? बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है और ये हमें दिखाता है कि परमाणु साय के बीच भारत अब सब कन्वेंशनल युद्ध प्रबंधन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, सब कन्वेंशनल युद्ध मतलब एक ऐसा ग्रे जोन जहां दो देश सीधे आमने सामने युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन शांति भी नहीं होती। मतलब छद्म युद्ध, ड्रोन हमले। एग्जैक्टली। और इस नए तरह के युद्ध के लिए हमारी सेनाएं अब सिर्फ तोपों पर निर्भर नहीं है। सेना द्वारा भूमिगत बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है, जैसे C4I2SR कमांड सेंटर और 3D प्रिंटेड बंकर। ये C4I2SR ये क्या है? ये बेसिकली एक नर्वस सिस्टम की तरह है। कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। बाप रे, काफी बड़ा नाम है। हाँ, मतलब एक ही अंडरग्राउंड जगह से सैटेलाइट का डाटा भी मिलेगा, ड्रोन की फीड भी आएगी और ग्राउंड ट्रूप से बात भी होगी। और इसके साथ ही वायु रक्षा तंत्र जैसे सुदर्शन चक्र, आकाश तीर, S-400 और प्रोजेक्ट कुशा पर भी भारी निवेश हो रहा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सरहदों पर आमने सामने की गोलाबारी नहीं है, ये एक हाईटेक और अदृश्य शतरंज का खेल बन गया है। बिल्कुल। लेकिन इस संघर्ष की एक मानवीय कीमत भी है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी रिपोर्ट में पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले 33 वर्षीय जसवंत सिंह की कहानी है। हाँ। उन्होंने एक ड्रोन हमले में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। मतलब दुर्भाग्य से इस हाईटेक खेल में जसवंत सिंह जैसे आम नागरिक मोहरे बन जाते हैं। और यही युद्ध का सबसे कड़वा सच है। बड़ी बड़ी रणनीतियों के बीच आम इंसान पिस जाता है। सही कहा। अब इन नई वैश्विक और सैन्य चुनौतियों का सामना भारत अकेले तो नहीं कर सकता ना? बाहरी खतरों को संतुलित करने के लिए हमें मजबूत कूटनीतिक दोस्तों की जरूरत होती है। और इसी संदर्भ में वियतनाम बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा, दोनों देशों के बीच संबंधों का अपग्रेड होना, अब इसे एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जा रहा है। 2030 तक व्यापार को $16 बिलियन से बढ़ाकर $25 बिलियन करने का लक्ष्य है। 11 नए समझौते हुए हैं और वियतनाम अब IPOI में भी शामिल हो गया है। और दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता पर दोनों देशों का जो स्पष्ट रुख है वो बहुत मायने रखता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के साथ सुरक्षा और रक्षा संबंधों को गहरा करना, क्या ये बिना एक शब्द कहे चीन को एक कड़ा संदेश देने का कूटनीतिक तरीका है? 100%। कूटनीति में ना कई बार जो नहीं कहा जाता वो सबसे ज्यादा जोर से सुनाई देता है। वियतनाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट पर है। जब भारत UNCLOS यानी समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हवाला देकर वियतनाम के साथ खड़ा होता है, तो वो चीन को एक बहुत स्पष्ट रेड लाइन दिखा रहा है। मतलब ये एक साइलेंट मैसेजिंग है। एग्जैक्टली। लेकिन वियतनाम के साथ ये व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी हमें पूरे आसियान क्षेत्र के साथ भारत के व्यापक आर्थिक संबंधों की ओर भी तो ले जाती है। और वहां तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भारत और आसियान के बीच व्यापार समझौते, जिसे AITIGA कहते हैं, उसे इस साल के अंत तक अपडेट करने का निर्णय लिया गया है और चुनौती बहुत बड़ी है। व्यापार घाटे वाली चुनौती। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 25 में आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा $45 बिलियन तक पहुंच गया है। जरा सोचिए, जो घाटा 2013 में मात्र $8 बिलियन था, वो अब 45 बिलियन हो गया है। 2010 के बाद से हमारा आयात बढ़ा है और निर्यात घटा है। ये बहुत बड़ा गैप है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम लगातार निर्यात कम कर रहे हैं और आयात बढ़ा रहे हैं, तो क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना हमारे लिए एक तरफा नुकसान का सौदा साबित नहीं हो रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड चिंता है। जब ये समझौता हुआ था तब उम्मीद थी कि हमारे कृषि उत्पादों को नया बाजार मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। कैसे? रूल्स ऑफ ऑरिजिन की कमजोरी की वजह से कई चीनी कंपनियां अपना सस्ता सामान वियतनाम या थाईलैंड के रास्ते भारत में डंप कर रही हैं। इसीलिए इस एग्रीमेंट को अपडेट करना इतना जरूरी हो गया है। हमें अपने बाजार को बचाना होगा। बिल्कुल। और इसी भारी आयात और व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत को उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा जो भविष्य की नींव है।
आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 2 नए चिप प्लांट्स को मंजूरी दी है, जिससे कुल प्लांट्स की संख्या अब 12 हो गई है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है क्रिस्टल मैट्रिक्स द्वारा गुजरात में लगाया जा रहा देश का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी। ये 3068 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब तक ISM 1.0 के तहत हमने माइक्रॉन, टाटा, काइंस जैसी कंपनियों की सफलताएं देखी, लेकिन वो ज्यादातर पैकेजिंग तक सीमित थी। असेंबली और टेस्टिंग वाला काम। हाँ, लेकिन ये डिस्प्ले फैब, मतलब आपके फोन और टीवी की जो स्क्रीन होती है, उसका उत्पादन सीधे यहीं होगा। और आने वाले ISM 2.0 में, जिसका संभावित बजट $11 बिलियन हो सकता है, रणनीति, सप्लाई चेन और डिजाइन पर ज्यादा फोकस करने की है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अभी तक दुनिया भर से डिजिटल रोटियां खरीद रहे थे, लेकिन अब भारत अपना खुद का खेत और चक्की लगा रहा है ताकि हम अपनी तकनीक खुद पैदा कर सकें। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अपनी पूरी इकोसिस्टम बनानी होगी। लेकिन इन हाईटेक उद्योगों और व्यापार को वैश्विक संकटों के बीच खड़ा रखने के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल की भी तो आवश्यकता होती है। ECLGS। हाँ, सरकार द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 5.0 का लॉन्च। इसमें 2.55 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता यानी लिक्विडिटी डाली जा रही है। ये मुख्य रूप से MSME और एयरलाइंस के लिए है ना? राइट। MSME और गैर MSME के लिए वर्किंग कैपिटल का 20% कवर है, 100 करोड़ तक, और एयरलाइंस के लिए 100% कवर है, 1500 करोड़ तक का। और इसमें 1 और 2 साल का मोरेटोरियम भी है। पश्चिमी एशिया के संकट के कारण सप्लाई चेन में जो रुकावटें आई हैं, उसे देखते हुए ये किया गया है। स्थिति वाकई गंभीर है। तो क्या ये योजना संकट में फंसी एयरलाइंस और MSMEs के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, या ये सिर्फ वर्तमान के दर्द को भविष्य के कर्ज में बदल रही है? मतलब लोन तो चुकानी पड़ेगा ना कभी। देखिए, ये अर्थशास्त्र की एक बहुत पुरानी डिबेट है, लिक्विडिटी वर्सेस सॉल्वेंसी। ये स्कीम एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह है। ये आपको तुरंत मरने नहीं देगी, लेकिन बीमारी का इलाज, मतलब जो वैश्विक सप्लाई चेन का मसला है, वो इसे ठीक नहीं कर सकती। मतलब ये सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है। बिल्कुल। अगर वैश्विक स्थितियां नहीं सुधरी तो हाँ, ये कर्ज आगे चलकर एक बड़ा बोझ बन सकता है। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और चीज है। हम उद्योगों को सहारा देने और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस भारी औद्योगिक विकास को बिजली चाहिए, बहुत सारी बिजली। हाँ, और उस बिजली की एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत है जो हम सभी चुका रहे हैं। IIT दिल्ली की नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी आई है और वो कहती है कि कोयला पावर प्लांट से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के शमन से भारत में हर साल 1,24,000 जानें बचाई जा सकती हैं। बाप रे, 1,24,000? हाँ, और विडंबना देखिए, 2015 में इसके लिए सख्त नियम बनाए गए थे, लेकिन 2025 में उन्हें पलट दिया गया और 79% कोयला पावर प्लांट्स को FGD सिस्टम, जो प्रदूषण कम करता है, उसे लगाने से छूट दे दी गई। FGD मतलब वो जो चिमनी में फिल्टर लगता है। एग्जैक्टली। तो वैश्विक स्तर पर SO2 उत्सर्जन कम हो रहा है, लेकिन भारत में ये बढ़ रहा है। ये बहुत ही परेशान करने वाला है। क्या हम अपनी आर्थिक रफ्तार और सस्ती बिजली के लिए अनजाने में लाखों लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं? ये बहुत ही कड़वा सच है। विकासशील देशों में हमेशा से पर्यावरण बनाम विकास की जंग रही है। FGD सिस्टम लगाना बहुत महंगा है, जिससे बिजली महंगी हो जाएगी, और सरकार शायद उद्योगों पर ये बोझ अभी नहीं डालना चाहती। लेकिन कीमत तो इंसानी जानों से चुकाई जा रही है ना? वही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक अदृश्य कीमत है जो हमारे स्वास्थ्य के रूप में कट रही है। बिल्कुल। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज हमने समाज के सबसे निचले तबके से लेकर, मतलब एसिड अटैक सर्वाइवर के अंधे के जख्मों और एक अजन्मे बच्चे के अधिकारों से लेकर राष्ट्रीय सरहदों पर ऑपरेशन सिंदूर तक का सफर तय किया। और वैश्विक कूटनीति भी देखी, वियतनाम और आसियान के संदर्भ में। राइट। हाईटेक अर्थव्यवस्था जैसे सेमीकंडक्टर और ECLGS पर बात की, और अंत में हमारे पर्यावरण की कीमत की समझा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हर नीति का असर दूसरे क्षेत्र पर पड़ता है। और इसीलिए मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। आज हमने कई क्षेत्रों में स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी, और आत्मनिर्भरता की बात की। चाहे वो एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार हो या चिप्स और रक्षा उपकरणों में भारत की आत्मनिर्भरता। लेकिन एक बड़ा सवाल जो छूट जाता है वो ये है कि कानून और नीतियां तो स्वायत्तता और सुरक्षा का वादा करती हैं, लेकिन क्या हमारी संस्थाएं,
चाहे वो एक अस्पताल का मेडिकल बोर्ड हो या पर्यावरण के नियम लागू करने वाली एजेंसियां, क्या वे उस पुरानी नौकरशाही मानसिकता से आजाद हो पाई हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर आना जरूरी है। एग्जैक्टली। संसाधनों को जुटाना शायद आसान हो सकता है, लेकिन क्या हम उस माइंडसेट को बदल पा रहे हैं जो इन कानूनों को जमीन पर उतारता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। आज की इस बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और हर खबर के पीछे छिपे क्यों पर सवाल उठाते रहें।